वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेलर के आपके प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्योल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोजेक्ट में भी पूछा जाता है, आप इसमें प्रैक्टिकल फाइल भी बनाते हैं। सो फ्योल को फादर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। फ्योल के जर्नली आपके बेसिस है ज्यादा एक्सपेरिमेंट पे, आपका मैनेजरियल और टेक्निकल दोनों पे ही आपका ये क्या करता है, फोकस करता है एंड ये प्रमोट करता है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क आपका छोटे छोटे स्मॉल टास्क में क्या है, आपका डिवाइड किया गया है। क्यों किया गया डिवीजन ऑफ वर्क? क्योंकि अगर एक ही जना अगर आपका कर रहा है, मे बी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाए। अगर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगी तो हमें एफिशिएंट वे नहीं मिलेगा। तो इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्टिविटी, हमारी स्पेशलाइजेशन हो, इसलिए ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आपका प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर अकाउंटेबल, और आपकी ऑब्लिगेशन है बेसिकली किसी भी चीज के लिए। अगर आपको कोई काम दिया गया है और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, अगर आपके पास पावर है खाली और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप खाली उसको मिसयूज करेंगे। और अगर आपके पास खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर नहीं है, तो आप काम ही नहीं करवा पाएंगे किसी से भी। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इन बैलेंस। थर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि हमें ओबीडियंस होना है, जो भी हमारे रूल्स हैं एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जो आपके मेंशन किए गए, जो कि नेसेसरी है आपके वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और फ्री एंड फेयर एग्रीमेंट बनाना है ताकि हम जुडिशियसली इसका क्या कर सकें, यूज कर सकें। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आपको एवरी वर्कर को शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन। जैसे कि आपका इसमें दिखाया गया, खाली राइट अप्रोच क्या है, खाली एक पर्सन से हमें क्या मिले, ऑर्डर मिले किसी। ये नहीं कि आपको दो जनों से मिल रहे हैं, एक पर्सन इधर से कह रहे हैं, एक पर्सन उधर से कह रहे हैं। सो आप क्या हो जाएंगे, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप अपना इसमें पूरा नहीं दे पाएंगे कि जो भी आपको बोले, और ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, मे बी कैन लीड टू अ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। Fifth is your unity of direction. Unity of direction, it means we should be only one head and one plan. इसका मेन ये होता है, यानी कि हमें एक ही कोऑर्डिनेट तरीके से फोकस एफर्ट्स रखने हैं। और ऐसा नहीं कि हमें दो गोल हमने बना लिया, एक ही गोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का मे बी डिफरेंट गोल, बट एक यूनिट का एक ही गोल होना चाहिए कि हमें क्या करना है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उनका क्या गोल है, किस तरीके से करना है, वो आपका होना चाहिए। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एंड समटाइम्स इन अ केस स्टडी जहां पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है यूनिटी ऑफ कमांड लिख देते हैं, जहां पे यूनिटी ऑफ कमांड होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लिख देते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड आपका कहता है कि हमें सिर्फ एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलने चाहिए फ्रॉम ओनली वन बॉस। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपका कहता है सेम ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमें वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए। इसका पर्पस है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, यानी कि हम एक साथ आपका चल सकते हैं। इसमें आपका डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज ना हो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्यों? अगर आपको वन हेड एंड वन प्लान नहीं, आप दो दो चीजें करेंगे जिसकी वजह से आपका मे बी डुप्लीकेशन लीड टू। इसमें आपको तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए आपकी यूनिटी ऑफ कमांड है, इफेक्ट करता है। इसमें इंटायर ऑर्गेनाइजेशन करिए, अगर आपका कोई भी एक गोल अचीव नहीं हुआ, इट इफेक्ट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तो खाली इंडिविजुअल है ना कि यूनिटी ऑफ कमांड, आपको जो काम मिला है। इसका आउटपुट इफेक्टिव फंक्शनिंग होती है हमारी सबऑर्डिनेट्स की, क्योंकि आपके जो भी नीचे सारे वर्कर्स है वो अच्छे से काम करेंगे आपका। एंड इसमें वर्कर्स जो है आपके वेरियस एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स, इनका कोऑर्डिनेशन होता है। अगर हमारी यूनिटी ऑफ कमांड है, आपके कोऑर्डिनेट कर ही कोई आपको बताएगा कि वन हेड एंड वन प्लान आपका क्या है। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स होती है एक पर्सन की। इसकी वजह से आपका एफिशिएंट फंक्शनिंग जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के लिए, इसलिए आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपना नहीं रखना, हमें जनरल इंटरेस्ट रखना, ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन का रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी आपका मैनेजर है, उसको ऐसा लगता है कि रिलेटिव से अगर हम ले तो वो हमें महंगा पड़ेगा, लेकिन हम उसी से ही ले लेते हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट होगा। तो हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं रखना, हमें ये देखना है कि जनरल इंटरेस्ट हमारा कैसा होगा। कहीं उसमें प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं है लेकिन हम फिर भी उन्हीं से ले जा रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, दैट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हमें प्रायोरिटाइज करना है ओवर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ओवर अवर पर्सनल इंटरेस्ट। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि ऑल ओवर जो भी पे एंड कंपनसेशन है वो फेयर होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कास्ट, नेशनैलिटी, एनीथिंग। आपका रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आपको फेयर वेजेस देने चाहिए, और वेजेस जो आपको पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसा नहीं कि आपकी कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है कि आप किसी को ज्यादा अमाउंट दे सके और आपको वो पर्सन चाहिए तो आप उनको हायर कर लेंगे। हमें विद इन कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमें पूरा रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है यानी कि कंसंट्रेशन आपका खाली एक ही पर्सन के हाथ में, बाकी के नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन, आपने डिसेंट्रलाइज कर दी पावर। अब कुछ एरियाज होते हैं जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन रखनी पड़ती है, जैसे कि आपके कुछ टॉप लेवल, जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके डिसीजन होते हैं वो खाली टॉप लेवल ले सकते हैं, आप वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते। बाकी जो आपको आपको लगता है कि अदर बाकी डिपार्टमेंट में कि आपके बाकी ऑर्गेनाइजेशन, बाकी आपके पर्सन ले सकते हैं डिसीजन, तो आप उनको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं फॉर द बेटर आपका वर्क।
और बैलेंस होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो सकती है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो सकती है, इट्स डिपेंड। नेक्स्ट स्केलर चेन। स्केलर चेन एक आपके पूरे फॉर्मल लाइंस होती है, जैसे कि ए पहले बी को बोलेगा, सी को बोलेगा, जैसे आपके हेड होते हैं वर्कर, पहले आपका ऊपर को बोलेगा, फिर मैनेजर को बोलेगा, फिर आपका मैनेजर। तो इमीडिएट आपके सुपीरियर्स के साथ आप जो है इन्फॉर्म नहीं कर सकते, जो भी आपके इमीडिएट सुपीरियर है ऊपर उनको आप इन्फॉर्म करेंगे, ना कि डायरेक्ट टू बॉस। अब इसमें आपको होता है, अगर आपको डायरेक्टली किसी से बात करनी है, जैसे अगर खाली कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ है जिसमें आप जो इमीडिएट सुपीरियर से बात नहीं कर सकते और आपको जब भी डिसीजन लेना है एंड वो अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने सेम वाले से बात कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड गैंग प्लान। और ये भी आपका कई बार केस स्टडी में पूछा जाता है कि वैसे कुछ इमरजेंसी है तो वो क्या करे, क्या या कौन सा प्रिंसिपल यूज करना चाहिए, दैट इज गैंग प्लान इन योर स्केलर चेन। टेंथ इज ऑर्डर। ऑर्डर पीपल और मटेरियल आपका सुटेबल प्लेसेस पर होना चाहिए ताकि अप्रोप्रिएट टाइम में आपको वो चीज मिल जाए और मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब ऐसा नहीं आपने कोई चीज नहीं रखी थी, अब आपको वो मिल नहीं रही, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पर, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से एफिशिएंसी आएगी अगर आप यही सब अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सो एवरीथिंग शुड बी इन डेजिग्नेटेड प्लेसेस, आपके एवरीथिंग फॉर एवरीवन, चाहे वो पर्सन हो या फिर आपकी कोई भी चीज हो। 11th इज इक्विटी। इक्विटी यानी कि शुड बी, आपको ट्रीट फेयरली करना चाहिए हर एक पर्सन को, जो भी ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल, आपका जस्टिस एंड फेयर प्ले होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फेयरनेस से एम्प्लॉय को ट्रीट ही नहीं कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि ज्यादा काम नहीं करते तो उससे ढंग से बात नहीं कर रहे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी कास्ट अलग है या नेशनैलिटी, वो कहीं और से आए किसी कंट्री में आपका काम करने का, आप ढंग से नहीं बात करें। सो इट शुड बी इक्विटी। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। अब एम्प्लॉय टर्नओवर जो वो मिनिमाइज हो सकता है जब आप मेंटेन करें ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, यानी कि आप पूरा एक होल प्रोसीजर के थ्रू आप एक पर्सन को सेलेक्ट करते हो। आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि पूरा स्टाफिंग आपकी कैसे होती है, आप एक पूरे पर्सन को सिलेक्ट करते हो, आपका पूरा एक प्रोसीजर है, रूल है। अब आपको लग रहा है कि वो उस पोस्ट के लिए सुटेबल नहीं है, फिर आप उसको हटा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका कॉन्फ्लिक्ट इफेक्ट आता है एंड आप प्रॉपर तरीके से आपको यूटिलाइज नहीं कर पाते। सो हमें अपॉइंट करने पर्सनल को शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर रिग्रेस प्रोसीजर। सिलेक्टेड पर्सन आपको पोस्ट के लिए मिनिमम टेन्योर जो आपको शो रिजल्ट उसको होने चाहिए। टेन्योर यानी कि कितनी पीरियड तक है, ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी ही नहीं है किसी भी टेन्योर की। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। हमें अगर वर्कर्स कुछ हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये सब लेना, ऐसा कुछ नया स्टेप करना चाहिए, या फिर कुछ बता रहे हैं कोई प्लान में ऐसा चेंज करना चाहिए, तो हमें वो भी सुनना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए उन्हें कि अगर कोई कैरी आउट कोई प्लान में उनको इम्प्रूवमेंट लानी है या फिर उनको कुछ अपने पॉइंट्स रखने, तो हमें वो भी सुनना चाहिए। एंड स्पिरिट द कॉप्स। स्पिरिट द कॉप्स आपका होता है, इट मींस आई रिप्लेस विद वी। मेजरली अगर हम टॉक अबाउट फॉर दिस प्रिंसिपल, इट्स टीम स्पिरिट। हमें टीम स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए, ये नहीं कि खाली आया करना चाहिए, वी शुड बी इंक्लूडेड इन दैट। नाउ अब हमने ये दोनों पढ़ ली, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने टेलर का भी पढ़ा और फ्योल का भी पढ़ा। दोनों में डिफरेंस क्या है? हेनरी फ्योल का आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिस है, जो जो उन्होंने देखा, अपना पूरा आसपास देखा। एंड टेलर का आपका ज्यादातर उन्होंने ऑब्जर्व किया लोगों को कि क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, उन्होंने देखा कि लोग तो खाली क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, देन आपका रूल कर रहे हैं। हेनरी फॉल आपका इंप्रूवमेंट करता है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरऑल हमारा कैसे होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम टेलर की बात करें, वो खाली प्रोडक्टिविटी हमारी कैसे इंक्रीज होगी उस पर बात करते हैं, जैसे कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हमें ऐसा करना चाहिए। हेनरी फॉल आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए हम देखिए आपका पर्सपेक्टिव है, एंड इसका लोअर लेवल की हमारे शॉप फ्लोर जो है, मैनेजर वर्कर हमारा किस तरीके से उनका रिलेशन है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में हमने यही पढ़ा कि वर्कर्स मैनेजर हमारे एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। एंड इसकी आपकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है फ्योल की, आपका कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन टेलर के आपके कुछ कुछ स्पेशलाइज आपकी जगह है जहाँ पर आप इनको यूज करते हो, सच एज योर फैक्ट्रीज जिसमें आप यूज कर सकते हो। फ्योल में रिसर्चर एंड जो है प्रैक्टिशनर बोला गया, इसलिए इसको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है। एंड इनको मैंने अभी आपको बताया था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। एंड इनका अगर हम देखें मोस्ट अटैच प्रोडक्शन हमारा होगा रेदर देन ह्यूमन एलिमेंट। ये ह्यूमन एलिमेंट को उसमें नहीं लाइए, ओवरऑल अगर हम बात करें डिसिप्लिन, इक्विटी, ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ऑल आर टॉकिंग अबाउट योर द प्रोडक्शन कि आपकी कैसे इंक्रीज होगी। एंड इधर इन्होंने ज्यादा ह्यूमन एलिमेंट पे फोकस किया, जैसे कि इक्विटी, स्टेबिलिटी और ये इन्होंने फोकस किया। नेक्स्ट अब कुछ जो आपके क्वेश्चंस है कि आपके जो केस स्टडी बेसिस पर आते हैं वो कैसे, आपको पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या पूरा रीड करना है। इसमें आप ये देखो कि क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए कीजिए कि क्या पूछा है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, आपको पता ही नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ। हो सकता है ये पूछा कि नेचर कौन सा यूज हुआ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा वायलेट हुआ, तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन इसमें नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि बल्ब जो आपके यूज नहीं है आप उसमें आपका फिलामेंट वगैरह, तो इसमें आपका क्या होगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है और ये आपका नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि कौन सा, अगर उसको इमीडिएट सुपीरियर से आपको बात करनी है तो इसमें कौन सा आपका प्रिंसिपल यूज हुआ है। इसमें हमारे स्केलर चेन, अगर वो सेम ही लेवल वाले के साथ बात करेगा तो दैट इज गैंग प्लान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें वो टेक केयर कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज शुड ऑलवेज एट पीक। कौन सा इसमें आपका जो है वो ये देखा जा रहा है कि फिक्स टेन्योर ऑफ टाइम है। अभी हमने हेनरी फॉल में पढ़ा कि आपका अगर फिक्स टेन्योर है पूरा टाइम पीरियड के लिए, सो दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, कि कौन सा इसमें आपका यूज हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन इज आपका स्मॉल मैनेजर हार्ड वर्किंग प्रोड्यूस सेल। आपको पूछो कौन सा एक्शन आपका जो है इसमें पावर जो उनको नहीं दी गई। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उनके पास पावर नहीं है, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको खाली काम करना है, सो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी होनी चाहिए साथ। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हियर। सो all that for this video, and thank you, and share and subscribe.